कुमार कारपेंटर, लेक्चरर कॉमर्स, आपके सामने क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का एक टॉपिक अकाउंटिंग प्रोसेस लेकर प्रस्तुत हूं। ठीक है, यहां हम अकाउंटिंग प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, फॉलोइंग आर द स्टेज प्रोसेस और द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इन चीजों को जो प्रोसेस है उसको प्रोसेस तो माना जाता ही है, उसको स्टेज भी माना जाता है। जो क्रम होता है स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इसको प्रोसेस तो माना जाता है, उसको फंक्शंस भी माना जाता है, इसको कार्य भी माना जाता है। ये यहाँ पे एक शब्द यूज किया है स्टेज। स्टेज का मतलब होता है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो इनका एक जो क्रम होता है उस क्रम के अनुसार ये क्या है, स्टेज बाय स्टेज चलती है। तो पहली इसकी स्टेज, इसकी प्रोसेस अपन देखते हैं। पहली स्टेज का इन्होंने नाम दे रखा है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द अकाउंटिंग बिगिंस विद द फर्स्ट आइडेंटिफाइंग those events which are economic in nature and related to the business. These economic events are business transaction. जो आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो कैसे होता है, कोई जो ट्रांजैक्शन है वो इकोनॉमिक नेचर का है या नहीं है, उसकी पहचान करने से आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है अर्थात जो आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस है वहां से स्टार्ट होती है। कोई ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक नेचर का है या नहीं है, अगर है तो वो ऑर्गेनाइजेशन से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम एक इकोनॉमिक नेचर का एक ट्रांजैक्शन लेते हैं जैसे परचेस ऑफ गुड्स। ठीक है, हमारी जो संस्था है ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या किया है, गुड्स को परचेस किया है। ये क्या है, एक इकोनॉमिक नेचर का क्या है, एक ट्रांजैक्शन है, लेन देन है। और किससे रिलेटेड है, ये हमारी संस्था जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे क्या है, ये रिलेटेड है। सोल्ड, गुड सोल्ड, ठीक है, ये एक इकोनॉमिक नेचर का क्या है, ट्रांजैक्शन है, ये भी हमारी संस्था से रिलेटेड है। सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, कर्मचारी को जो सैलरी पेड की जाती है वो भी क्या है, एक इकोनॉमिक नेचर का क्या है, ट्रांजैक्शन है, लेन देन है। ठीक है, हमारा जो कह सकते हैं कि जो मैनेजर है वो क्या हो चुका है, जो हमारा जो मैनेजर है वो बहुत हॉनेस्ट है, ईमानदार है। ठीक है, वो टाइम टू टाइम अपना जो वर्क है वो क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। तो ये इकोनॉमिक नेचर का, इससे ये कोई इकोनॉमिक नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं है। इसको आप कह सकते हैं जो करेंसी है हमारे देश की, जो रूपी जो करेंसी है उसमें इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक नेचर का जो ट्रांजैक्शन नहीं है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस के अंतर्गत आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि कोई जो ट्रांजैक्शन है वो इकोनॉमिक नेचर का है या नहीं है। अगर वो है, ठीक है, अगर वो है तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है उसमें बहुत सारी जो घटनाएं रहती है वो क्या रहती है, घटती रहती है। जैसे गवर्नमेंट टैक्स में इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है, रोजगार के क्षेत्रों में वृद्धि करती है। तो ये चीजें हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत जो इकोनॉमिक नेचर के जो ट्रांजैक्शन है उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उनकी पहचान की जाती है। ठीक है, और ये भी देखा जाता है कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड देखते हैं मेजरिंग। इट इज मींस टू द डिटरमाइन द बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका ये अर्थ होता है, इसका ये निर्धारण करना होता है, इट इज मीन इसका अर्थ ये निर्धारण करना है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द करेंसी ऑफ द कंट्री। हमारी जो देश की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, उसमें क्या करना, उनको
जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते, जितने भी इवेंट्स होते, उनको हमारे देश की जो करेंसी है उसमें क्या करना, उनको व्यक्त करना। क्या करना, उनको व्यक्त करना। ठीक है, जैसे सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज 1000 रुपीज, तो इसको 1000 रुपीज में हमारे देश में जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका जो वैल्यूएशन है वो किसमें किया जाता है, तो हमारे देश की जो करेंसी है रुपी, उसमें उसको किया जाता है ना। अगर अमेरिका में जाएंगे तो इसी जो इकोनॉमिक इवेंट्स है इसको किसमें व्यक्त किया जाएगा, तो इसको किसमें व्यक्त किया जाएगा, डॉलर में व्यक्त किया जाएगा। अगर हम इंग्लैंड में चले जाते हैं तो वहां पाउंड में। ठीक है, तो इस प्रकार अपने अपने देश की जो मुद्रा होती है उसमें वहां के जो इकोनॉमिक इवेंट्स है उनको, इकोनॉमिक जो नेचर के ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, जो इवेंट्स वगैरह होते हैं उनको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि आपने जो आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, जो इकोनॉमिक नेचर के जो ट्रांजैक्शन है उसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, तो आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उनको हमारी जो कंट्री है उस कंट्री की जो रुपी है उसमें क्या करना पड़ेगा, उनको व्यक्त करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे परचेज फर्नीचर तो कितने का खरीदा है, 8000 रुपए, 8000 रुपीस का परचेज किया आपने, तो उसको मुद्रा में आपने क्या है, जो करेंसी है उसमें क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया, तो उसका मूल्य कितना है, 8000 रुपए। ठीक है, अगर अमेरिका में होंगे तो इसको हमको डॉलर में क्या करना पड़ेगा, व्यक्त करना पड़ेगा। तो जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करने के बाद क्या किया जाता है, उनको वहां के देश की जो मुद्रा होती है, करेंसी होती है, उसमें व्यक्त करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है ना, यहाँ पे देखना इसमें इवेंट्स, करेंसी, करेंसी द कंट्री, फॉर द एग्जांपल इन इंडिया रूपी, इंडिया में रूपी एज ए मेजरिंग यूनिट। ठीक है, मुद्रा में उसका क्या किया जाता है, जो मेजरिंग यूनिट होती है रूपी, उसमें क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। एंड डॉलर्स, डॉलर में अमेरिका में डॉलर है, यूरो, यूरोपियन कंट्रीज जो होती है उसमें यूरो में क्या किया जाता है, जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, इकोनॉमिक नेचर के जो इवेंट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, यूरो में व्यक्त किया जाता है। येन आल्सो कैन बी कंसीडर्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट, इसको क्या किया जाता है, बुक में जो अकाउंट्स की बुक है उसमें क्या किया जाता है, इनको कंसीडर किया जाता है। यहाँ हम तीसरा जो बिंदु है अकाउंटिंग प्रोसेस का, तीसरा जो पॉइंट है वो हम यहाँ पर देखते हैं। पहला हमने देखा था आइडेंटिफिकेशन, दूसरा हमने देखा था मेजरिंग, और तीसरा यहाँ पर देखेंगे रिकॉर्डिंग। ठीक है, आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन एंड द मेजरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, मतलब किसके बाद, आइडेंटिफिकेशन और मेजरिंग, उनके मापन करने के बाद जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्डिंग इकोनॉमिक इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, उनको बुक्स अकाउंट जो होती है उसमें क्या किया जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो फर्स्ट में क्या किया था, आइडेंटिफिकेशन, पहचान करने के बाद जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स है उनका आइडेंटिफिकेशन किया, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उनका क्या, मेजरिंग किया, उनका मुद्रा में उनको जो करेंसी होती है, जो हमारे कंट्री की जो करेंसी होती है उसमें हमने क्या कर दिया, उनको उनका वैल्यूएशन कर दिया, और वैल्यूएशन करने के बाद जो अकाउंट्स की बुक है उनमें उनको क्या कर दिया, रिकॉर्डिंग कर दिया। ठीक है, तो है ना, यहाँ पे देखना इसमें आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग इकोनॉमिक इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन कंप्लीट। ठीक है, इन ए क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल मतलब क्रमबद्ध रूप से, ऑर्डर एंड सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, एज पर द देयर प्रिंसिपल एंड रूल्स, उनको जो अकाउंट्स की बुक है उसमें रिकॉर्ड कर दिया जाता है एक सिस्टमैटिक मैनर के रूप में, और अकॉर्डिंग किसके अनुसार, जितने भी जो अकाउंट के प्रिंसिपल होते हैं और जितने भी इसके क्या अकाउंट्स के रूल होते हैं उनके अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया जाता है, जो अकाउंट की बुक है उसमें क्या कर दिया जाता है, इनको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर चौथा जो बिंदु है वो देखेंगे। इसके बाद है क्लासिफाइंग, चौथा बिंदु का नाम क्या है, क्लासिफाइंग। तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, सेकंड क्या हो जाएगा आपका मेजरिंग, थर्ड क्या हो जाएगा आपका, थर्ड वाला ये रिकॉर्डिंग, और फोर्थ नंबर का क्या है, क्लासिफाइंग। तो पहले आपने आइडेंटिफिकेशन किया, फिर मेजरिंग किया, मतलब उनका मुद्रा में मापन किया, तीसरे में आपने उनको रिकॉर्ड कर लिया, और चौथा क्या आ जाएगा, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब होता है उनका वर्गीकरण करना। ठीक है, आफ्टर द रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करने के बाद ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन दी
जर्नल, ठीक है। किसको क्या किया जाता है, रिकॉर्डिंग करने के बाद जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है इन द जर्नल, उसको जर्नल में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। और सब्सिडायरी बुक्स, और क्या किया जाता है, या तो फिर सब्सिडायरी बुक्स में लिखा जाता है आर टू बी क्लासिफाइड एंड द सिमिलर ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस इन सेपरेट अकाउंट, द बुक्स इन विच सेपरेट अकाउंट आर ओपन इन कोल्ड लेजर, ठीक है। आफ्टर द रिकॉर्डिंग के बाद जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं या तो उनको जर्नल में लिखा जाता है या फिर उनको सब्सिडायरी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। और टू बी क्लासिफाइड एंड सिमिलर ट्रांजैक्शन, मतलब जो एक जैसे ट्रांजैक्शन होते हैं, एक जैसे जो लेन देन होते हैं, ठीक है, जो एक जैसे लेन देन होते हैं, जैसे उधार माल खरीदा, ठीक है, राम से उधार माल खरीदा, श्याम से उधार माल, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम से माल खरीदा। तो इस टाइप के जो एक जैसे जो लेन देन होते हैं, सिमिलर टाइप के जो लेन देन होते हैं, है ना, सिमिलर टाइप के क्या होते हैं, जो लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, एट द वन प्लेस, उनको एक ही स्थान पर लाया जाता है। तो जितने भी आपने जो गुड्स आपने क्रेडिट में परचेस किए उनको एक स्थान पे या तो सब्सिडायरी बुक्स में लिया जाएगा उनको, ठीक है। जितने भी परचेज बुक है, अगर उधार माल बेचा है तो उनको सेल्स बुक में क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो उनके लिए क्या किया जाता है, जो सब्सिडी जर्नल होती है या सब्सिडायरी बुक्स उनके लिए होती है। और टू बी क्लासिफाइड एंड द सिमिलर ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस, जो सिमिलर ट्रांजैक्शन होते हैं उनको एक स्थान पर इन सेपरेट अकाउंट, उनके लिए अलग से एक सेपरेट अकाउंट होता है। जैसे सैलरी, आपने जितनी भी सैलरी पेड की है उसको सैलरी अकाउंट में लिया जाएगा, जितनी भी आपने मजदूरी पेड की है उसको वेजेस अकाउंट में लिया जाएगा, ठीक है। और जितनी भी आपने स्टेशनरी परचेज की है उसको स्टेशनरी अकाउंट में लिया जाएगा। तो एक सेपरेट अकाउंट क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। जितने भी सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको वन प्लेस एक स्थान पर लाया जाता है और उनके लिए सेपरेट अकाउंट होता है। द बुक्स इन विच सेपरेट अकाउंट, ठीक है, जो बुक वो सेपरेट अकाउंट की जो बुक होती है, और ओपन, जिसमें इन खातों को क्या किया जाता है, खोला जाता है, ओपन किया जाता है, इस कोल्ड लेजर, उसे क्या कहा जाता है, लेजर कहा जाता है। मतलब जो सिमिलर टाइप के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको एक स्थान पर लाया जाता है और उनको एक खाता खोला जाता है। जिस बुक में यह कार्य किया जाता है, ये सेपरेट कार्य जिस बुक में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, लेजर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लेजर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं फिफ्थ नंबर का समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है सारांश। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, सारांश। तो किसी भी चीज को कम शब्दों में या कम चीजों में बताना क्या कहलाता है, आपको सारांश कहलाता है। तो जो प्रत्येक जो बिजनेसमैन होता है, इस जो बिजनेसमैन होता है वो एक टर्म के बाद ये नॉलेज में लाना चाहता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, कितने हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है, कितने एक्सपेंसेस हुए, कितनी इनकम हुई, हमारा बिजनेस की कितनी असेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है। तो एक टर्म जो है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उस टर्म के बाद वो ये जानना चाहता है कि कितना माल खरीदा है, कितना बेचा है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने एक्सपेंसेस हुआ है, कितनी इनकम हुई है, ठीक है, हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, कितनी लायबिलिटीज है और कितनी हमारे पास असेट्स है। तो समराइजिंग का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। समराइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ द ascertaining the final position of the business by making final account, ठीक है। जो समराइजिंग इज द एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ये निर्धारण किया जाता है कि जो बिजनेस की जो फाइनल पोजीशन है, ठीक है, वो कैसी है, यह जानने के लिए क्या बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। समराइजिंग इज द प्रोसेस, यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि व्यापार की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है, यह जानने के लिए क्या बनाते हैं, वो फाइनल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, वो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। है ना, दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स, इस स्टेप में क्या इन्वॉल्व रहता है, तो कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉसेस, इसमें कैलकुलेटिंग रहता है ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का क्या रहता है,
प्रॉफिट और लॉस इसमें इंक्लूडिंग रहता है, एंड डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकुलर डेट, बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है किसी पार्टिकुलर डेट को कैसी है, ठीक है। तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए क्या तैयार की जाती है, बैलेंस शीट तैयार की जाती है, ठीक है। तो समराइजिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है, संक्षिप्तीकरण तैयार किया जाता है। इसमें यह इस प्रोसेस में यह निर्धारण किया जाता है कि बिजनेस की जो फाइनेंशियल फाइनल पोजीशन कैसी है, ठीक है। और यह जानने के लिए क्या बनाए जाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इस स्टेप में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, तो कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस इसमें कैलकुलेटिंग किया जाता है ऑफ द बिजनेस का, एंड और बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है किसी पार्टिकुलर डेट को वो कैसी है, ठीक है। तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। इतनी चीजें यहाँ पे क्या की जाती है, तैयार की जाती है। अकाउंटिंग प्रोसेस का यहाँ हम 6 नंबर को पॉइंट देखते हैं, एनालाइजिंग, ठीक है। एट दिस स्टेप ऑफ द प्रोसेस फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एनालाइज्ड, इस जो स्टेप है इस स्टेप में क्या किया जाता है, जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उसको एनालाइज किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। विश्लेषण किया जाता है, ऑब्जर्वेशन एंड द फैक्ट ऑफ एनालाइज और कंपेयर्ड विथ द प्रीवियस ईयर, ठीक है। इस स्टेप में क्या किया जाता है, जो बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका एनालाइज किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। आपने जो ऑब्जर्वेशन किया है एंड जो फैक्ट है, जो तथ्य होते हैं ऑफ एनालाइज और कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर, जितने भी फैक्ट है, जितना भी आपने ऑब्जर्वेशन किया है उसका जो कंपैरिजन है वो क्या किया जाता है, जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर मतलब जो लास्ट ईयर है, उस लास्ट ईयर से क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। जैसे 2020 चल रहा है तो लास्ट ईयर क्या हो जाएगा, 2019 है वो क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर हो जाएगा। एनालिसिस हेल्प इन द मेकिंग स्ट्रेटजीज, मतलब आपकी जो मजबूती है वो, ठीक है, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। एनालाइज करने से हमें हमारे बिजनेस की जो मजबूतियां हैं, स्ट्रेटजीज है और उसकी जो प्रोग्रेस है इसके बारे में क्या है, पता चलता है, ठीक है। एनालाइजिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या आती है, इंटरप्रिटिंग, है ना। इंटरप्रिटिंग का मतलब होता है व्याख्या, क्या होता है, व्याख्या करना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट, ठीक है, इन फैक्ट के आधार पर, एंड द ऑब्जर्वेशन, फैक्ट और ऑब्जर्वेशन के आधार पर, ऑफ द एनालाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू किया जाता है, ऑफ द फ्यूचर प्लान्स, किसके लिए लागू किया जाता है, जो फ्यूचर के लिए क्या किया जाता है, प्लान तैयार किया जाता है। और द डिस्कस, और क्या किया जाता है, उसका विचार किया जाता है। एंड द एनालाइज्ड, और उसका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, ठीक है, जितने भी फैक्ट है, तत्व है, और जो आपने ऑब्जर्वेशन किया है, एनालिसिस किया है, उसके आधार पर जो बिजनेस है वो क्या करता है, फ्यूचर के लिए प्लान बनाता है, ठीक है। प्लान बनाता है, उसको डिस्कस करता है और उसको क्या करता है, उसका एनालाइज करता है, उसका विश्लेषण करता है। इसकी जो लास्ट स्टेप है वो है कम्युनिकेटिंग। आफ्टर द अबव स्टेप, इन स्टेप्स के बाद फैक्ट, जितने भी फैक्ट है, तत्व है, एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन और द कम्युनिकेटेड टू द शेयर होल्डर एंड यूजर्स, ठीक है। अब ये जो कम्युनिकेटिंग किया जाता है तो किसके साथ, इनके जो फैक्ट है, जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और जो आपने एनालाइज किया है, ठीक है, इनका जो कह सकते हैं कम्युनिकेशन किसके साथ किया जाता है, तो इनका जो कम्युनिकेशन किया जाता है, जो इनके यूजर्स रहते हैं उनके साथ किया जाता है। तो जो कंपनी रहती है, जो संस्था रहती है, उसके इंटरनल यूजर भी रहते हैं, उसके एक्सटर्नल यूजर भी रहते हैं। जैसे इंटरनल यूजर में उसके क्या आ जाते हैं, जो मैनेजर है, सुपरवाइजर वगैरह वो आ जाते हैं, आपका जो
चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर वगैरह है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह है, ये इसके क्या है इंटरनल यूजर कहलाते हैं। और एक्सटर्नल यूजर में कौन आ जाते हैं, तो आपके जो शेयर आपके जो बैंकर्स वगैरह है, गवर्नमेंट है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, जो एक्सटर्नल यूजर के अंतर्गत आते हैं। तो इनके साथ क्या किया जाता है, जितने भी फैक्ट होते हैं, जितने भी एनालाइज किया है, जितना भी आपने ऑब्जर्वेशन किया है, उसका क्या किया जाता है, यूजर्स के साथ कम्युनिकेशन किया जाता है, सूचनाओं का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, और आपने जो फाइनल रिजल्ट तैयार किया है उसको क्या किया जाता है, उसको पब्लिश कर दिया जाता है। जितने भी इसके यूजर है उनको, उनके लिए इसको क्या कर दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है। तो ये यहाँ इसके हमने 8 स्टेप देखी, ये यहीं पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने कोई नया टॉपिक लेके मैं प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।